Hello friends, this is Dimple Titra and you are welcome in new episode of स्वीकृति। तो चलिए आइए आज के एपिसोड की तरफ चलते हैं। स्वीकृति, कहानी आत्मग्लानि की, पार्ट 30। शालिनी से मुलाकात के बाद मैंने हफ्ता ही शांतिपूर्ण ढंग से गुजारा होगा। फिर एक दोपहर मेरे सेल पर एक अनजान लैंडलाइन नंबर से फोन आया। हेलो विकी, प्लीज मेरा फोन मत काटना, एक बार मेरी बात तो सुन लो। फोन पर शालिनी की आवाज सुनकर मेरा दिमाग भन्ना गया। मैं मन ही मन सोचने लगा कि इस बला से आखिर मेरा पीछा कब छूटेगा। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि शालिनी के पास मैं खुद गया था। उससे बातचीत शुरू करने की पहल मैंने ही की थी, पर फिर भी इतना तो मैं भी समझ पा रहा था कि अगर मैं खुद एक गलत इंसान था तो शालिनी भी कोई दूध की धुली हुई नहीं थी। क्योंकि अगर मैंने अंजलि को धोखा दिया था तो शालिनी ने भी इस धोखे में मेरा बढ़ चढ़कर साथ दिया था। उसने कभी भी मुझे अपने से दूर रखने की कोशिश तक नहीं करी, बल्कि उसने हमेशा अंजलि और मेरे रिश्ते को तोड़ने वाली बातें की थी, ना कि जोड़ने वाली। अगर मैंने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया था तो उसने भी मेरी ओर 4 कदम बढ़ाए थे। दूसरी तरफ भोली अंजलि शालिनी को हमेशा दिल से अपना दोस्त मानती रही, जबकि शालिनी मेरे साथ मिलकर उसकी पीठ में दिन रात छुरा भोग रही थी। इसलिए अंदर से मुझे शालिनी पर कोई तरस नहीं आ रहा था। मैं जानता था उसकी नज़र हमेशा मेरे पैसे पर थी। वो तो बस हर हालत में किसी भी तरह अंजलि की जगह लेना चाहती थी, जो मैं उसे किसी कीमत पर भी देने वाला नहीं था। शालिनी, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मुझसे कभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश ना करना, तो तुम यूं अनजान नंबर से फोन क्यों कर रही हो? मैं झुंझलाकर बोला। विक्की, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आज मैं तुमसे अपने प्यार की भीख मांग रही हूँ। प्लीज, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पा रही। शालिनी रोते हुए गिड़गिड़ाकर बोली। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी तो जी रहा हूँ ना। जब मैं तुमसे कह चुका हूँ कि इस प्यार और रिश्ते का कोई भविष्य नहीं, तो तुम मुझसे वास्ता क्यों रखना चाहती हो? मैंने खींच कर कहा। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वो रुआसी आवाज में बोली। पर अब मैं रिश्ता नहीं रखना चाहता। प्लीज शालिनी, बहुत को समझो, मैंने कठोर शब्दों के साथ कहा। प्लीज विक्की। और वो फिर रोने लगी। उसके रोते रोते ही मैंने फोन काट दिया। पर मेरे फोन काटने के बाद भी उसने कम से कम 4 से 5 दफा दोबारा फोन मिलाया, पर मैंने नहीं उठाया। इस बात के बाद वो कई दिनों तक मुझे फोन करती रही, जबकि हर बार मैं उसकी आवाज सुनकर फोन काट देता। इसी दौरान अंजलि ने अपने पापा की बात मेरी माँ से फोन पर ही करवा दी थी, जिसमें दोनों ने ये सुनिश्चित किया कि यदि बच्चे शादी करना चाहते हैं तो उन लोगों को कोई आपत्ति नहीं। अंजलि के पापा के मुताबिक जब मैं अंजलि की पसंद था तो उसके पापा ने मुझे देखना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के फैसले पर यकीन था। इसी के चलते अंजलि के माता पिता अपने बेटे और 1-2 खास रिश्तेदारों के साथ शादी के पहले रिवाज रोके के लिए अगले इतवार मेरे घर आने वाले थे। मगर उस इतवार से 3-4 दिन पहले एक बार फिर शालिनी शोरूम पर आकर धमक गई। जैसे ही वो शोरूम का बड़ा सा शीशे का दरवाजा खोलकर अंदर घुसी तो उसे देखते ही मेरा मूड खराब हो गया। मुझे पता था कि वो आज फिर कोई ना कोई नया तमाशा जरूर करेगी। मैं उस वक्त अपने काउंटर की टेबल पर बैठा कंप्यूटर में कुछ बिल देख रहा था। आओ शालिनी, आओ बैठो। मैंने कुर्सी की तरफ हाथ करके बैठने का इशारा देते हुए ऐसे कहा जैसे मैं उसे वहां देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं था। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो बाहर चलो। वो गुस्से में आंखें बाहर करती हुई बोली। देखो शालिनी जी, फिलहाल मेरा आपसे जो भी रिश्ता था वो खत्म हो चुका है, तो मैं आपकी कोई भी बात मानने के लिए पाबंद नहीं हूँ। मैं अपनी कुर्सी पर ही झूलता हुआ बोला। मिस्टर विक्रांत राठी, बहुत हुई तुम्हारी मनमानी। प्यार से समझा रही हूँ, पर तुम समझने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं तुम्हारी कोई लौंडी नहीं जो रंगरलियां मनाकर आप छोड़ना चाहते हो, वो चीख कर बोली। शालिनी, अपनी जुबान पर काबू रखो, कैसी बातें कर रही हो? मैं गुस्से से बोला। तो क्या करूं? तुम मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हो। और उसने गुस्से में मेरी टेबल पर रखा फूलों का गुलदस्ता उठाकर नीचे जमीन पर दे मारा।
उसकी इस हरकत पर मुझे बहुत जोर का गुस्सा आया, इसलिए मैं खुद ही उठकर शोरूम के बाहर चला गया। मजबूरन वो भी मेरे पीछे पीछे बाहर आ गई। मेरे पीछे पीछे चलते वक्त उसने पीछे से मेरा कंधा जोर से खींचकर मुझे अपनी तरफ पलटाया और बोली, क्यों विक्की, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? वो वहीं भरी सड़क पर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। शालिनी, मैं तुम्हें समझा समझा कर थक चुका हूं, जाओ, नहीं रखना रिश्ता, कर लो जो करना है। मैं गुस्से से फूट पड़ा और जो मन में आया बोल दिया। मेरी इस बात को सुनते ही उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो पूरे जोश से भर गई। अच्छा तो ये बात है विक्रांत राठी, तुमने गलत लड़की से पंगा लिया है। अब सीधा मैं यहाँ से जाऊंगी तुम्हारे घर और तुम्हारी माँ और बहन दोनों को तुम्हारी असली सूरत से रूबरू कराऊंगी। इतना कहते ही वो ऑटो स्टैंड की तरफ चल पड़ी। उसकी ये बात सुनकर मैं उसके पीछे भागा। रुको शालिनी, रुको। जब तुमने मेरे साथ खुद को बर्बाद करने का फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, मैं हाफता हुआ बोला। आते जाते लोग ये तमाशा बड़ी जिज्ञासा से देख रहे थे। तब मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी गाड़ी में ले जाकर बिठाया, जो शोरूम के बाहर ही एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। तुम बस हर सूरत में मेरा साथ चाहती हो ना? मैंने हारे हुए खिलाड़ी की तरह उसके सामने समर्पित होकर कहा। हाँ। वो गुस्से से अब भी फुंकारे मार रही थी और हाँ बढ़ते वक्त वो गहरी निगाहों से मेरी आंखों में देख रही थी। शायद वो मेरी आंखें देखकर मेरी जुबान से निकली बातों की सच्चाई पता लगा रही थी। शादी नहीं भी करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने गुस्से को एक तरफ करके बड़े शांत भाव से पूछा। हाँ, मैं ऐसे ही रिश्ता चलाते रहने को तैयार हूं। चलो ठीक है, अब गुस्सा थूको। जब तुम खुद अपनी भलाई नहीं चाहती तो मैं क्या समझाऊं? लो, अब मैं तुम्हारे सामने हूं, कर लो जितना प्यार करना है। मैं अंदर से खींचकर उसे ठंडा करने की कोशिश में बोला। मेरे चेहरे के भावों को नजरअंदाज करती हुई वो मेरे सीने से चिपक गई और वो बोली, हमेशा की तरह कल शाम को भी आओगे ना लेने? मैंने मरे मन से कहा। इस पूरे तमाशे के बाद वो शांत होकर घर चली गई और मैं शोरूम के अंदर हताश होकर बैठा रहा। 5-7 मिनट बाद गौतम जी ग्राहकों से फारिग होकर मेरे पास आए। विक्रांत सर, वैसे तो ये आपका निजी मामला है, मेरा इसमें बोलने का कोई हक नहीं, पर फिर भी अपने तजुर्बे से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि मर्द बाहर की दुनिया में कितना भी परेशान हो, मगर उसके घर में एक समझदार और अच्छी औरत हो तो वो जीवन की हर परेशानी से उबर जाता है। दूसरी तरफ अगर वो घर के बाहर कितना भी समझदार और कामयाब क्यों ना हो, वहीं उसके घर में एक बदतमीज और फूहड़ औरत हो तो वो बने बनाए घर को भी बर्बाद कर देती है। बाकी आप खुद समझदार हैं। जिस वक्त गौतम जी ये बात बोल रहे थे उस वक्त मैं बस बेवकूफ की तरह उनका मुंह ताक रहा था। मैं मन ही मन उस घड़ी को कोस रहा था जब मैं शालिनी की अदाओं पर फिसलकर अपनी वासना की लाट टपकाता हुआ उसके पास गया था। तब शायद मैं ये नहीं जानता था कि मैं खुद अपने हाथों से अपना सुकून कब्र में दफन करने की राह पर था। दिन में जो हुआ उसकी वजह से मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब था, तो मैं उस दिन जल्दी घर चला गया। घर पहुंचा तो माँ मेरे और अंजलि के रोके की तैयारियों में पूरे चाव से जुटी हुई थी। मेरे घर के अंदर दाखिल होते ही वो थोड़ी हैरानी से बोली, अरे विक्की, आज तू इतनी जल्दी आ गया? हाँ, काम कम था तो मैं घर चला आया। मैं कुर्सी पर बैठकर अपने जूतों के फीते खोलता हुआ बोला। वो फिर मेरे लिए चाय बनाने रसोई में चली गई। अब तू आ ही गया है तो थोड़ी देर बाद हमारे साथ बाजार चलना, अंजलि की कुछ चीजें भी बाकी हैं जो अभी लानी थी मुझे। कुछ देर बाद वो चाय का कप मेरे हाथ में थमाती हुई बोली, नहीं माँ, प्लीज मुझे इस लड़कियों की खरीदारी में मत उलझाओ, अब दोनों ही चली जाना। मेरे सिर में वैसे भी काफी दर्द हो रहा है तो मैं कुछ देर सोना चाहता हूँ। मैं उन्हें टालता हुआ बोला, कोई नहीं, चल जैसा तुझे अच्छा लगे, माँ ने सहमति जताते हुए कहा। कुछ देर बाद गुड़िया और वो मुझे घर में अकेला छोड़कर बाजार चले गए। काफी देर तक मैं सोफे पर लेटा हुआ यही सोचता रहा, मैं ऐसा क्या करूं ताकि इस शालिनी से मेरा पीछा छूट जाए। अपने दिमाग पर काफी जोर डालने के बावजूद भी मुझे कोई तरकीब समझ नहीं आ रही थी। उस दिन मुझे अश्विन की एक बार फिर से बहुत याद आई, क्योंकि अगर उस समय मेरी उससे बातचीत होती तो वो मुझे इस परेशानी से जरूर निकाल लेता।
पहले वो मुझे ज़रूर खूब खरी खोटी सुनाता, पर बाद में मेरी मदद भी ज़रूर करता। इसी उम्मीद में मैंने एक बार फिर उसका नंबर डायल किया, जो हमेशा की तरह बंद था। पहला विचार दिमाग में आया कि क्यों ना मैं खुद ही सब कुछ अंजलि को बता दूं, पर फिर मेरे दिमाग ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं जानता था कि अंजलि ये सब बर्दाश्त करने वाली लड़की नहीं थी। मुझे पक्का यकीन था कि ये सब जानने के बाद वो मुझे पक्का छोड़ देती। तब मैंने फैसला किया कि मैं शालिनी को प्यार से समझा बुझाकर ही खुद से अलग होने के लिए राजी कर सकता हूँ। उसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगली शाम ना चाहते हुए भी मैं शालिनी से मिलने चल पड़ा। उस समय उसके गुस्से को शांत रखने के लिए मेरा उससे पहले की तरह सामान्य तौर पर मिलना जुलना बहुत ज़रूरी था। मैं नास्तिक था, बावजूद इसके शालिनी के हॉस्पिटल जाते वक्त मैं पहली बार भगवान जैसी किसी शख्सियत से दुआ में अपना बचाव मांग रहा था। उस वक्त पहली बार मुझे अंदर से इतनी घबराहट हो रही थी कि मानो दिल बीच रास्ते में ही थम जाएगा। मैं बोझिल कदमों से शालिनी के हॉस्पिटल की पार्किंग में पहुंचा, जो एक खुला मैदान था। उस पार्किंग में चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां थी, दूर तक कोई और नहीं दिख रहा था। शालिनी वहां पहले से ही यहाँ वहां टहलती हुई मेरा इंतजार कर रही थी। मैं दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर शालिनी के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, लो आ गया मैं, हमारी मरी हुई मोहब्बत में सांस भरने। मैं उदास मन से बोला, विकी, ऐसा क्यों कह रहे हो? मोहब्बत मोहब्बत करने वालों के साथ ही मरती है, उसे पहले नहीं। और ऊपर वाले की मेहरबानी से हम अभी जिंदा हैं। वो हंसकर बोली। मैं दोनों हाथ लटकाकर ढीले बदन से ऐसे खड़ा था जैसे किसी मरे हुए को सहारे से जबरदस्ती खड़ा कर दिया गया हो। आई लव यू विक्की। और शालिनी मेरे सीने से चिपक गई। शालिनी, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, मेरे चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो। मैं उसको गले से लगाए हुए ही बोला, कोई नहीं, मैं बर्बाद होना चाहती हूँ। वो मेरी गर्दन पर ढेरों चुंबन अंकित करती हुई बोली, पर मैं शादी नहीं करने वाला। मैंने शालिनी के कंधे पकड़े और उसके चेहरे की तरफ देखकर बोला, प्लीज समझो। और मैंने उसको तसल्ली देने के लिए उसका माथा चूम लिया। कर लो शादी भी, जब इतना प्यार है दोनों में तो शादी करने में कौन सी दिक्कत है? मेरे पीछे से एक आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अंजलि अपनी एक सहकर्मी कुलविंदर के साथ वहां खड़ी थी।